जैसा हमने पिछली जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने ये पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्यारोहण के बाद उसकी आरंभिक कठिनाइयाँ क्या थी, कौन कौन से विद्रोह हुए। विद्रोहों में हमने नवीन मुसलमानों का विद्रोह पढ़ा 1299 में। उसके बाद में हमने अकत खां के विद्रोह के बारे में पढ़ा 1301 में। उसके बाद उमर और मंगू खां के विद्रोह के बारे में हमने पढ़ा, जिसे भी अलाउद्दीन खिलजी ने दबा दिया। उमर बंदायूं का इक़्तिदार था और मंगू खां अवध का इक़्तिदार था। चौथा विद्रोह जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था उसका नाम था हाजी मौला का विद्रोह। तो इन सारे विद्रोहों को यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी ने दबा तो दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस बात पर चिंतन किया कि आखिर ये विद्रोह होते क्यों हैं। इन विद्रोहों के कारणों की तह में वो गया और उसके बाद भविष्य में कभी कोई विद्रोह ना हो पाए, इसके लिए उसने 4 प्रशासनिक विनियमन पारित किए, जिन्हें निरोधी नियमों की संहिता भी कहते हैं। तो ये 4 प्रशासनिक विनियमन कौन से थे? इसमें सर्वप्रथम उसने जिन किन्हीं भी व्यक्तियों को दान में भूमि दी गई थी या उपहार दिए गए थे या पेंशन मिल रही थी या जिन व्यक्तियों को इनाम दिया गया था पूर्व काल में, वक्फ के रूप में कोई ज़मीन जायदाद दी गई थी, ये सारी चीज़ें उसने छीन ली। व्यक्तिगत संपत्ति पर उसने आघात किया। अलाउद्दीन खिलजी का ये मानना था कि जब लोगों के पास संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति अधिक हो जाती है, तब व्यक्ति विद्रोह करने की हिम्मत करता है। तो सर्वप्रथम उसने व्यक्तिगत संपत्ति पर आघात किया और अलाउद्दीन खिलजी ने दान में दी गई भूमि, उपहार, पेंशन, इनाम, वक्फ आदि को जब्त कर लिया। उसकी इस कार्रवाई से दिल्ली में हिंदू मुल्तानी व्यापारियों और अमीरों, जिनको सामंत कहते हैं, उनके अलावा अन्य घरों में सोना नाम मात्र के लिए ही रह गया। मतलब सारा कुछ जब्त कर लिया गया, व्यक्तिगत संपत्ति। इसके अलावा लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने गृह कर और चराई कर, ये 2 नए कर भी उसने लागू किए। तो सबसे पहला कार्य उसने विद्रोहों को दबाने के लिए जो पहला प्रशासनिक विनियमन पारित किया था वो था व्यक्तिगत संपत्ति पर आघात। दूसरा जो उसका प्रशासनिक विनियमन था, या जिसको दूसरा अध्यादेश हम कहते हैं, उसके तहत उसने क्या किया कि साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख था उसको बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। जितने भी गुप्तचर होते थे बरीद, उनका प्रधान बरीद ए मुमालिक होता था। इनकी सहायता के लिए सूचनादाता भी नियुक्त होते थे जो बरीदों की हेल्प करते थे। इन सूचनादाताओं को मुन्हियान कहा जाता था। ये भी एक प्रकार के गुप्तचर ही होते थे और गुप्त रूप से सूचना बरीदों तक पहुंचाते थे और बरीद फिर बरीद मुमालिक को सारी इन्फॉर्मेशन देता था। मुन्हियानों का और बरीदों का लोगों के घरों में भी प्रवेश हो जाता था और उन्हें पता ही नहीं पड़ता था। इसलिए जियाउद्दीन बरनी कहता है कि इन बरीदों और मुन्हियानों के डर से सरदारों ने आपस में बातचीत करना बंद कर दिया और वे लोग संकेतों में अपने विचार प्रकट करने लगे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का ये मानना था कि ये सामंत लोग, सरदार लोग या अन्य जो संपन्न व्यक्ति हैं साम्राज्य में, वो आपस में जब मिलते हैं तो
वो विद्रोह की योजना बनाते हैं और उस योजना का हमें पता ही नहीं पड़ता है और विद्रोह हो जाता है। तो विद्रोह की योजना जब बने उसी वक्त सुल्तान को पता लगना चाहिए। इस कार्य के लिए उसने कुशल गुप्तचर व्यवस्था का गठन किया और बरीद और मुन्हियान उसके द्वारा नियुक्त किए गए, जिन्होंने बड़ी कुशलता के साथ अपना कार्य किया। और इन बरीदों और मुन्हियानों के डर से सामंतों सरदारों ने आपस में बातचीत करना तक बंद कर दिया और संकेतों के माध्यम से वो अपनी बातें करने लगे। तो विद्रोहों को रोकने की कड़ी में उसका दूसरा कार्य था, दूसरा जो अध्यादेश था वो साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछाना। तीसरा जो उसका अध्यादेश था वो था शराब, भांग, जुआ आदि को प्रतिबंधित करना। अलाउद्दीन खिलजी का ये मानना था कि अमीर लोग जब मिलते हैं या सामंत सरदार आपस में जब मिलते हैं तो उनमें क्या होता है, वो लोग पार्टीज़ करते हैं, वो लोग महफ़िलें सजाते हैं जिनमें शराब, गांजा, भांग आदि नशीली वस्तुओं का सेवन किया जाता है। और नशे की स्थिति में वो सुल्तान के विरुद्ध योजना बनाने का साहस कर लेते हैं, विद्रोह की योजना बनाने का साहस कर लेते हैं। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने शराब, भांग और जुआ खेलने को बैन कर दिया। शराब का सेवन खुलेआम नहीं हो सकता, अफ़ीम, गांजा, भांग का सेवन भी नहीं हो सकता। अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था, वो कहता है कि सुल्तान ने आज्ञा दी कि शराब सब बुराइयों की माँ है। शराब जो अंगूर की बेटी है, शक्कर की बहन है, सब बुराइयों की माँ है। और अलाउद्दीन ने बलबन की ही तरह स्वयं मदिरापान त्याग कर दिया। मद्य निषेध करने का जो उसका कारण था वो राजनीतिक था, न कि धार्मिक। उसने घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पिएगा और न ही बेचेगा और न शराब के नज़दीक जाएगा। बदायूं के गेट के पास, बदायूं गेट जो दिल्ली में था, वहाँ पर उसने एक सूखा कुआं खुदवाया और उस सूखे कुएं में उन व्यक्तियों को फेंक दिया जाता था जो शराब का सेवन करते पाए जाते थे। उसकी इस सख्ती का परिणाम ये निकला कि दिल्ली के आसपास गयासपुर, इंद्रपत और कैलूगढ़ी में कहीं भी शराब नहीं मिलने लगी। लेकिन लोग शराब पीने से बाज नहीं आए। लोगों ने अपने घरों में शक्कर से शराब बनाना शुरू कर दिया और उसे ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। अतः बाद में अलाउद्दीन खिलजी को मजबूर होकर मद्य निषेध नियम में कुछ परिवर्तन करना पड़ा। उसने ये कहा कि लोग सार्वजनिक रूप से तो शराब नहीं पी सकेंगे, लेकिन अपने घरों में शराब पी सकते थे। तो नशीली वस्तुओं के उपभोग पर उसने पाबंदी लगाई। ये उसका तीसरा अध्यादेश था, जिसके कारण भी उसको विद्रोहों को रोकने में काफ़ी हद तक सफलता मिली। और चौथे अध्यादेश के द्वारा उसने अमीरों और सामंतों के परस्पर मेल जोल को बंद करवा दिया। उसने इन सामंतों, अमीरों के सामाजिक समारोहों को बंद करा दिया और उनके वैवाहिक संबंध करने से पहले सुल्तान की इजाज़त लेना अनिवार्य कर दिया। क्योंकि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का ये मानना था कि जब अमीर, सरदार और सामंत आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं तो ये और मजबूत हो जाते हैं और सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करने की इनमें शक्ति आ जाती है। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने यह आदेश दिया कि भविष्य में कोई भी अमीर या सामंत सरदार आपस में वैवाहिक संबंध करने से पहले सुल्तान की परमिशन लेंगे। इसके अलावा अमीरों और सामंतों के मेल जोल को बढ़ाने वाले सामाजिक समारोहों को भी उसने बंद कर दिया। तो इस नियम को इतनी कठोरता से लागू किया गया कि सामाजिक भोज और अतिथि सत्कार की प्रथा बिल्कुल बंद हो गई। तो ये उसके 4 प्रशासनिक विनियमन थे, अध्यादेश थे, जिसके
जिनको उसने इसलिए जारी किया ताकि भविष्य में साम्राज्य में कोई विद्रोह ना हो। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के राज्यारोहण के बाद जैसा हमने देखा कि नवीन मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया था, अकद खां ने विद्रोह कर दिया था, उमर और मंगू खां ने विद्रोह कर दिया था, हाजी मोला ने विद्रोह कर दिया था। तो इन विद्रोहों को समाप्त करने के लिए उसने 4 प्रशासनिक विनियमन जारी किए, 4 अध्यादेश जारी किए, जिसमें पहला था व्यक्तिगत संपत्ति पर रोक लगाना। जितनी भी पूर्व काल में पूर्व के सुल्तानों ने जो इनाम, मिल्क, वक्फ, पेंशन, उपहार, भेंट जो कुछ भी आम लोगों को दी गई थी वो सब कुछ उसने जब्त कर ली। दूसरे अध्यादेश के तहत उसने पूरे साम्राज्य में कुशल गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। बरीद और मुनियानों का भय इतना हो गया कि सामंत सरदार लोग आपस में बात करने से भी हिचकिचाने लगे। तीसरे अध्यादेश के द्वारा उसने साम्राज्य में मद्य निषेध कर दिया, नशीली वस्तुओं के उपभोग पर पाबंदी लगा दी। इसका प्रभाव ये हुआ कि इंद्रपत, केलूगढ़ी और गयासपुर सभी स्थानों पर जो दिल्ली के आसपास के थे वहाँ भी शराब मिलना बंद हो गया। और चौथे अध्यादेश के द्वारा उसने अमीरों सामंतों के परस्पर होने वाले सामाजिक समारोह और वैवाहिक समारोह पर उसने पाबंदी लगा दी। तो इस प्रकार से इन अध्यादेशों को जारी करके अलाउद्दीन खिलजी ने भविष्य में होने वाले विद्रोहों को रोकने का एक सफल प्रयास किया। अब अलाउद्दीन खिलजी के जैसा हमने पहले पढ़ा था कि शासनकाल में 4 उसके प्रसिद्ध कुशल सेनापति थे, जिसमें अल्प खां, जफ़र खां, नुसरत खां और उलुग खां, ये 4 उसके प्रसिद्ध सेनापति थे। अल्प खां, उलुग खां, नुसरत खां और जफ़र खां, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कई युद्धों में विजयें प्राप्त की। अब इसमें अलाउद्दीन का जो प्रसिद्ध सेनापति था इन चारों में, ये 4 खान कहलाते थे। इनमें जो जफ़र खां था वो सर्वाधिक प्रसिद्ध सेनापति था। जफ़र खां को युग का रुस्तम भी कहा जाता था। उससे मंगोल इतने डरते थे कि जफ़र खां के बारे में मंगोल भी ये कहते थे कि हमारे घोड़ों ने जफ़र खां को देख लिया है, इसलिए पानी पीने से इनकार कर रहे हैं। डॉक्टर एस राय कहते हैं कि बाजार व्यवस्था जो अलाउद्दीन खिलजी का एक आर्थिक प्रयोग था, उसने संपूर्ण देश का खून निचोड़कर राजधानी का पेट भरा। अलाउद्दीन खिलजी के समय का एक और विशेष तथ्य ये है कि अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने मंगोलों के विरुद्ध आक्रामक नीति का सहारा लिया। अलाउद्दीन खिलजी से पहले दिल्ली में बलबन जो सुल्तान हुआ था उसने मंगोलों के विरुद्ध संघर्ष किया, लेकिन रक्षात्मक नीति अपनाई। अपने ही इलाकों में किलेबंदी करके मंगोलों के आक्रमण को रोका। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों को उनके क्षेत्र में जाकर के भी हराया गया और परास्त किया गया। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका एक हिंदू सेना नायक था जिसका नाम था मलिक नायक। इस मलिक नायक ने एक बार मंगोलों को परास्त किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी का इस प्रकार विद्रोहों को रोकने का प्रयास सफल रहा। हमने चारों अध्यादेश पढ़ लिए। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका राजत्व सिद्धांत 3 बिंदुओं पर आधारित था। अलाउद्दीन खिलजी का शासन करने के जो सिद्धांत थे वो 3 धारणाओं पर आधारित थे। पहला निरंकुशता, दूसरा धर्म और राजनीति का पृथक्करण और तीसरा साम्राज्यवाद। जहाँ बलबन के राजत्व सिद्धांत को भी हमने पहले पढ़ा था, जिसमें उसके भी 3 बिंदु थे। बलबन के राजत्व सिद्धांत के 3 बिंदु कौन से थे? निरंकुशता, राजत्व का अर्धदेवी स्वरूप और न्याय। जबकि अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत का मतलब शासन करने के सिद्धांत। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 3 सिद्धांतों पर शासन किया। पहला निरंकुशता, उसने निरंकुशता पूर्वक शासन किया, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा धर्म व राजनीति का पृथक्कीकरण। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। उसने
दिल्ली के काजी मुगिसुद्दीन को एक बार कह दिया कि राज्य के विषय में जो निर्णय लेना होगा, आवश्यक होगा, वो लिया जाएगा, भले ही वो शरीयत के प्रतिकूल क्यों न हो। तो राजनीति में उसने धर्म को हावी नहीं होने दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने निरंकुशता के आधार पर उसने शासन किया, राजनीति में धर्म को हस्तक्षेप नहीं करने दिया। धर्म और राजनीति का पृथक्कीकरण ये उसके राजत्व सिद्धांत का दूसरा बिंदु था। और तीसरा बिंदु था साम्राज्यवाद। अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय की योजना बनाई सिकंदर की तरह, और वो सिकंदर उस सानी की उपाधि ली उसने, और सिक्कों पर भी ये नाम उसने खुदवाया, अपनी उपाधि उसने खुदवाई, सिकंदर उस सानी या द्वितीय सिकंदर। लेकिन बाद में दिल्ली का जो कोतवाल था अलाउल मुल्क, उसने अलाउद्दीन खिलजी को ये परामर्श दिया कि विश्व विजय करने से पहले तुम हिंदुस्तान की विजय करो। एक्चुअल में अलाउद्दीन खिलजी के जो साम्राज्यवाद था, उसका राजत्व का सिद्धांत का तीसरा बिंदु, अर्थात वो विश्व विजय करना चाहता था सिकंदर की तरह। इसका कारण ये था कि अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा था कि एक शासक के लिए जब तक जीतने योग्य क्षेत्र उपलब्ध है, उत्तम नीति यही है कि वो उन सारे क्षेत्रों को जीत ले, और न केवल जीते बल्कि उन पर अपना अधिकार भी बनाए रखे, ताकि उसकी विजय स्थायी हो सके। तो अमीर खुसरो से प्रेरित होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी दुनिया को जीतने का प्लान बनाया और द्वितीय सिकंदर की उपाधि ली, सिकंदर उस सानी की। लेकिन दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने उसको परामर्श दिया अलाउद्दीन खिलजी को कि दुनिया जीतने से पहले तुम हिंदुस्तान को जीत लो। अलाउद्दीन खिलजी की एक योजना ये भी थी कि वो एक नया धर्म चलाना चाहता था। तो दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने इस मुद्दे पर भी अलाउद्दीन खिलजी को ये परामर्श दिया कि नया धर्म चलाना पैगंबरों का काम है, ये आपका काम नहीं है। तो ये उसके साम्राज्यवाद की जो योजना थी उसको संशोधित करने का जो काम करवाया था, वो कोतवाल अलाउल मुल्क के परामर्श से अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी योजनाओं में संशोधन किया और दुनिया जीतने का प्लान छोड़ के पहले उसने हिंदुस्तान को जीतने की सोची। इसी क्रम में उसने धर्म और राजनीति के पृथक्करण की भी बात कही। धर्म और राजनीति के पृथक्करण की बात करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। एक बार दिल्ली का जो काजी था मुगिसुद्दीन, उससे अलाउद्दीन खिलजी ने 4 प्रश्न किए। 4 प्रश्न में पहला प्रश्न उसका ये था कि देवगिरी से प्राप्त धन पर किसका अधिकार है, सुल्तान का अधिकार है या राज्य शासन का अधिकार होना चाहिए, राज्य का अधिकार होना चाहिए। तो काजी मुगिसुद्दीन ने कहा कि उस पर राज्य का अधिकार है। फिर उसने ये कहा, दूसरा प्रश्न उसने ये पूछा अलाउद्दीन खिलजी ने कि राज्य में हिंदुओं को क्या कोई अधिकार मिलने चाहिए। तो काजी मुगिसुद्दीन ने कहा कि राज्य में हिंदुओं की कोई स्थिति नहीं है, उनको किसी प्रकार के अधिकार नहीं मिल सकते। तीसरा प्रश्न अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के काजी मुगिसुद्दीन से पूछा कि लूट से जो हिस्सा प्राप्त होता है उसका कितना अंश सुल्तान अपने पास रख सकता है। तो काजी मुगिसुद्दीन ने कहा कि ये सुल्तान के विवेक पर निर्भर करता है। और चौथा जो महत्वपूर्ण प्रश्न था जो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के काजी मुगिसुद्दीन से पूछा, वो ये था कि क्या सुल्तान मृत्युदंड या अंग भंग की सज़ा देने में सक्षम है। तो इस प्रश्न पर काजी मुगिसुद्दीन ने कहा कि सुल्तान सज़ा का आदेश तो दे सकता है, परंतु अंग भंग या मृत्युदंड देने की सज़ा नहीं दे सकता। अंग भंग या मृत्युदंड की सज़ा देने का अधिकार केवल काजियों को है। तो इस बात पर इसी व्यवस्था का उल्लेख शरीयत करती है। तो इस बात पर अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी नाराज़ हो गया और उसने खुलेआम घोषणा कर दी कि राज्य के विषय में जो निर्णय लेना आवश्यक होगा वो निर्णय लिया जाएगा, भले ही वह शरीयत के प्रतिकूल क्यों न हो। मैं शासन में धर्म के हस्तक्षेप को बर्दाश्त
नहीं करूँगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से पृथक करने की घोषणा की थी। जहाँ बलबन ने राजत्व का अर्धदेवी स्वरूप माना था, राजा को ईश्वर की छाया माना था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि राजा जो सुल्तान जो होता है वो जो अपनी शक्ति होता है न तो वो ईश्वर की कृपा से प्राप्त करता है, न उलेमा वर्ग के सहयोग से, न जनता की इच्छा से, बल्कि सुल्तान अपनी शक्ति अपनी जो सत्ता है वो अपनी शक्ति के बल पर प्राप्त करता है, और जब तक सुल्तान के पास शक्ति है वो सत्ता पर काबिज रहेगा। अतः अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए सुल्तान ने निरंकुश शासन का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के ये 3 बिंदु हमने अभी पढ़े। पहला निरंकुशता, दूसरा धर्म व राजनीति का पृथक्कीकरण, और तीसरा साम्राज्यवाद। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी की आगे की जो उसका शासन किस प्रकार आगे चला और उसकी बाजार व्यवस्था किस प्रकार की थी, मंगोलों के विरुद्ध उसने किस प्रकार से शासन मुकाबला किया था, कौन कौन से मंगोल आक्रमणकारियों उसके समय में आए, तो ये सारा हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।